कल जिस शहर में लाखों घर थे, आज करोड़ों में तब्दील हो गए हैं। लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, नौकरियाँ वगैरह ढूंढने आते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजों की तलाश में आते हैं। आंखों में सपने लिए हजारों लोग हर दिन इस शहर में कदम रख रहे हैं। कुछ के सपने साकार होते हैं और कुछ लोग मायूस होकर यहाँ से लौट जाते हैं। लेकिन ये शहर हर किसी को बिना कोई भेदभाव किए उसकी मेहनत का सिला अदा करता है। मगर अपनी ख्वाहिशों के हाथों मजबूर लोग इस शहर की बेनाम भीड़ में गुम होते जा रहे हैं। इस शहर की रफ्तार किसी के आने जाने से नहीं थमती। जो जाता है उसकी जगह कोई और ले लेता है, चाहे वो सियासत का खिलाड़ी हो या गली में चलता कोई आम शख्स। इस शहर में लोग मशीन की तरह जिंदगी काट रहे हैं। सांसें तो चल रही हैं, पर कोई अपनी जिंदगी जी नहीं रहा। मगर मुझे तलाश है एक सच्चे हमसफर की। ये मैं हूँ, मेरा नाम जया है। ये है मेरे पिताजी मनोहर। पापा। हाँ बेटा। माँ राशन की दुकान पे केरोसिन लेने जा रही है। 20 रुपए लाने के लिए कहा है। अच्छा, ये ले। दीदी से कहना दोपहर का खाना लेकर आए। हाँ ठीक है पापा। हम 3 बहनें हैं और उनमें से मैं सबसे छोटी हूँ। यहाँ पे अरे इधर 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 बोल दो। मिल गई। मैं जीत गया। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। पापा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये अचानक वहाँ से आई और मुझे पीटने लगी। क्यों मार रही है इसे? उस दिन स्कूल में मैं शूलेस बांध रही थी तो इसने मुझे धक्का दिया था। पूछो इससे। अरे ये 2 महीने पुरानी बात है। ये अब आके मुझसे बदला ले रही है। 2 महीने पुरानी बात है? हाँ पापा। क्या बेटा? उसी दिन बदला ले लेती, लेकिन मैं गांव चली गई थी। आज ही तो आई हूँ। अब मैं इससे बदला लेके रहूंगी। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से की है। यहीं पर मेरी नजर इब्राहिम पर पड़ी। हम सभी उसी की संतानें हैं। हमारे खान पान, हमारी पोशाकें अलग हैं, मगर हम सब का मालिक एक ही है। जाने अनजाने में मैं उसे अपना दिल दे बैठी और उसने भी कबूल कर लिया। हम लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा हक नहीं है। कॉलेज के पास वाइन शॉप खुली हुई है। आपके बच्चे के स्कूल के आगे कोई वाइन शॉप खोल दे। एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? अरे तेरे हाथ पे चोट कैसे लगी? हाँ? जिस इंस्पेक्टर को झापड़ मारा उसे देखा? इसका हाथ तो फिर भी ठीक है। तूने पुलिस पर हाथ उठाया? हाँ तो पुलिस वाले इंसान नहीं होते। उसने गलत हरकत की, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने थप्पड़ मार दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती। चलो। दुनिया की नजरों से छुपते छुपाते हम अक्सर मिलते। बाद में समझ में आया कि पूरी दुनिया की नजर हम पर ही है। मेरे घर वाले इब्राहिम के खिलाफ थे, लेकिन मैं इब्राहिम को छोड़ नहीं सकती थी। मैं जया थी और अपनी मोहब्बत के लिए मैं रजिया बन गई। घर की हालत इतनी खराब क्यों है? वो कहते हैं ना, मकान को घर बनाने के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और इस घर में एक औरत को कदम रखे हुए एक अरसा हो चुका है। आओ ना, तुम आ गई हो तो इसे जन्नत बना दोगी। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। डार्लिंग, तुम इतनी खूबसूरत क्यों? सुबह सुबह तुम्हें और कोई काम नहीं? अगर मुझे तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता होता तो कभी शादी नहीं करती। अरे क्योंकि तुम बहुत शैतान हो। क्या? मुझे शैतान कह रही हो?
नाखूनों से पूरा खरोंच के रख दिया मुझे और शैतान मुझे बोल रही हो। देखो अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो कभी सुबह होने ही ना देता। अरे कौन सी कंपनी है, काम क्या है? मोहम्मद रौफ की कंपनी में अकाउंटेंट का काम है। अब ये रौफ कौन है? पता किसका आदमी है? पानी तो तुझे अब जहन्नुम में भी नसीब नहीं होने वाला। भाईजान पर हमला करने की कोशिश भी कैसे की तूने? आसिम, मुझे क्यों रोका भाईजान? इसकी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। वो रॉकी आपकी जान लेना चाहता है। इसे एसिड के ड्रम में बंद करके 4 दिन अपने एरिया में रख दो। सड़ सड़ के मरेगा। उस रॉकी तक खबर पहुंचनी चाहिए। जैसा हुक्म भाई। आसिम, जी भाई। करीम कहाँ है? वो वहां मुंबई में बैठा तुम कुत्तों की बलि चढ़ा रहा है। अगर उसमें जिगरा होता तो खुद आकर भिड़ता। अब्दुल भाई, मेरी बीवी को यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है क्या? जरा रऊफ भाई से बात करो ना। अभी तो वो बाहर गए हैं, मैं बात करूंगा। हाँ, सुनो, 2 निकाल दो। हाँ। अरे आसिम, हाँ। क्वींस रोड पर तेरी बीवी कपड़े के दुकान में काम करती है ना? हाँ अब्दुल भाई, अभी कुछ दिन पहले ही काम शुरू किया है। दरअसल बात यह है कि इब्राहिम की बीवी को कहीं काम चाहिए। अगर उसे वहां काम मिल जाता तो। कोशिश करता हूँ। ठीक है। हाँ पहुंच गई, मैंने देख लिया। जरा संभल कर ना। जी जरूर। तुझे पहली बार काम पर भेज रहे हैं, हमें मायूस मत करना। अगर तूने ये काम ठीक से किया ना, खूब पैसा कमाएगा, फिर तेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक बात का ख्याल रहे, किसी से मतलब मत रखना। हाँ ठीक है भाई। इसके बारे में अपनी बीवी तक को मत बताना। काम के वक्त सिर्फ काम पर ध्यान होना चाहिए। समझ गया। हेलो, कितना वक्त हो गया है, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? सुनो, मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो रऊफ भाई मुझे बहुत जरूरी काम के लिए भेज रहे हैं। रऊफ भाई ने कहा कि अभी निकलना है, तो मैंने बैग उठाया और बस चल दिया। अरे हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने बीते हैं, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो? छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ। मैं इतने दिन अकेले कैसे रहूंगी? रोज रोज तुम्हें देखने की आदत हो गई है। अब तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे 15 दिनों में वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम ऐसा क्या कर रहे हो? देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे आने वाले कल के लिए ही तो कर रहा हूँ। जल्दी जा। और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? 1 मिनट। अपना फोन दे मुझे। अच्छा सुनो, वापस लौट कर फोन करता हूँ। बाय। हाँ बोलो। ले ये फोन रख तू। लेकिन ये तेरी सलामती के लिए ही कर रहा हूँ। वापस आता ही तेरा फोन तुझे मिल हाँ, जाएगा। ठीक है। ख्याल रखना। बाय बाय। चल भाई। चलता हूँ।
पता नहीं कहाँ फोन रख दिया। हाँ हेलो। The number you are trying to call is currently not reachable. Is currently switched off. डॉक्टर, आप माँ बनने वाली हैं। शुक्रिया। ख्याल रखना। मुझे तो बस एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए, बस। लेकिन तुम्हारी हरकतों से ऐसा लगता है कि पूरी क्रिकेट टीम बनने वाली है। मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हारी तो 3 बच्चे चाहिए मुझे। हेलो। हाय डार्लिंग, कैसी हो? क्या कर रही हो? कहाँ चले गए हो? कितने दिन हो गए हैं? कब आ रहे हो मेरे पास? बस कुछ ही देर में आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, अच्छे से कपड़े पहन के रखो और एकदम अच्छे से तैयार हो जाओ। हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं और फिल्म देखने के बाद रात को हम लोग साथ में। छी, तुम भी ना। मैं तो कह रहा था सो लेना थोड़ी देर, रात को सोने नहीं दूंगा मैं। अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, अंदर आ जाओ। चलो, बाहर खतरा है। आपने मेरे पति को कहीं देखा क्या? हम एक अपराधी का एनकाउंटर करने आए थे। एनकाउंटर? उसका एनकाउंटर करते वक्त 2 आम आदमी भी घायल हो चुके हैं। अस्पताल लेकर गए हैं उन्हें। अरे बहन जी, आपको लाइन नहीं दिख रही है क्या? मुझे बस कुछ पूछना है। अभी यहाँ कोई आया जैसे गोली लगी हो। एक जवान सा लड़का है, करीब 30 साल का। 3 शख्स है जिन्हें गोली लगी। आप किसकी बात कर रही हो? हाँ? अपने पति का नाम बताइए। इब्राहिम। वो तीनों जहाँ हैं, इन्हें भी वहाँ ले जाओ। आप इनके साथ जाइए। फौरन चलिए, इस तरफ। जरा जल्दी चलिए। पुलिस के एनकाउंटर वाली तीनों लाश यही है ना? हाँ यही है। इन्हें दिखा दो। थोड़ी देर रुकिए, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। अरे रुकिए रुकिए, अरे आप क्या करें? अरे मैडम, मैडम, अरे मैडम, ये आप नहीं कर सकती। सुनिए, आप क्या कर रही हैं? अरे मैडम क्या कर रही है? मैडम अगर आएंगे तो हम पर गुस्सा करेंगे। मेरी नौकरी जा सकती है मोहतरमा। मैडम बाहर आइए। अरे देख क्या रहे हो? अरे चलो उठाओ उन्हें, उठाओ। अरे सुनिए मोहतरमा, मैं कह रहा हूँ आप निकलिए यहाँ से, निकलिए। मैडम चलिए। मैडम निकल जाइए। मैडम प्लीज। मैडम क्या कर रही हैं आप? सर ये जबरदस्ती अंदर घुस आई हैं। लेकर जाओ इसे बाहर। चलिए उठिए। मैडम उठिए। आप बाहर आ जाइए, कागजी कार्रवाई हम बाहर कर लेंगे। शाम को उसके पति को दफनाने वाले हैं। उसका जाना जरूरी है। हरगिज नहीं, अभी अभी उसका अबॉर्शन हुआ है। होश में आने में उसे वक्त लगेगा।
उसे आराम की सख्त जरूरत है। बेटी, कल शाम को ही इब्राहिम को दफन कर दिया था। हिम्मत रखो, तुम्हें संभलना होगा। खुद को संभालो। रो मत, तुम्हें हौसला रखना होगा बेटी। मुझे उसके पास जाना है, मुझे ले जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना बेटी। पति को पुलिस वालों ने मार दिया। पता नहीं आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी ये। से काम लेना होगा। तुम अपने साथ साथ अपनी आखिरी निशानी भी लेके चले गए। देख रहे हैं आप, यहाँ रहने से इसकी हालत कितनी खराब हो गई है। हमारे साथ रहेगी तो बेहतर महसूस करेगी। इब्राहिम भी मेरे बेटे की तरह ही था। जब मन चाहे मेरे घर पे आके रह सकती हो तुम। अब्दुल जी। ये 10 लाख रुपए हैं फिलहाल तुम्हारे खर्चे के लिए। अगर और की जरूरत हो तो अब्दुल को फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगा। खुद को संभालना बेटी। 1 मिनट। मेरे इब्राहिम का एनकाउंटर क्यों? वो तो बेकसूर इंसान था। अगर वो क्रिमिनल था तो फिर आप भी तो क्रिमिनल हुए ना। तो आपका भी तो एनकाउंटर होना चाहिए। मेरे साथ काम करने वाले लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं। मैं किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करवाता। बेवजह सोचना छोड़ दो और नई शुरुआत करो। एक दिन तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
मेरी छोड़ो, खुद की सोचो। किससे मिलना है आपको? अंदर आ जाओ। तशरीफ रखो। यहाँ कैसे आई? भाईजान, इब्राहिम को सब क्रिमिनल कह रहे हैं। ड्रग्स की तस्करी के इल्जाम में उसे मारा गया, पर मुझे यकीन है कि वो एक शरीफ इंसान था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस वालों ने उसका इनकाउंटर क्यों किया। आप तो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे ना, तो आप ही मुझे सच बताइए। तुम लोग जरा अंदर जाओ। सुनो रजिया, तुम्हें अपने शौहर के बारे में जानना है ना? यह सच है कि इब्राहिम का पुलिस ने इनकाउंटर किया है, पर यह जिसके इशारे पे हुआ है ना, वो खुद मोहम्मद रऊफ है। ये मोहम्मद रऊफ अपने आदमियों से जैसे काम करवाता है वो सभी गैर कानूनी ही होते हैं। बाजार में विदेशी माल बताकर नकली सामानों को बेचना और ड्रग्स बेचकर पैसे कमाना, यही इसकी कमाई का जरिया है। सच कहें तो गैर कानूनी कामों का बेताज बादशाह है रऊफ। रऊफ जिससे माल उठाता है उसका नाम है अशोक सेठ। सभी उसे लाला कहते हैं। अशोक की पहुंच सियासत में बहुत गहरी है। सूबे की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन में फंड मुहैया कराना इसकी फितरत है। शहर का आला सरकारी ऑफिसर हो या मामूली कर्मचारी, सबको इसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। इसके सारे कारोबार को संभालता है एडिसन। एडिसन? हाँ लाला। मुझे ये लड़की चाहिए। हाँ लाला, थाईलैंड की पार्टी ने हवाला अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। पैसे का सारा लेन देन एडिसन की ही निगरानी में होता है। इनका ऑपरेशनल इंचार्ज मोहम्मद रऊफ है। पुलिस को बराबर हफ्ता दिया जाता है ताकि इनके कारोबार में कोई रुकावट ना आने पाए। जरूरत पड़ने पर ये अपने आदमियों को गिरफ्तार करवा देते हैं और फिर उन्हें जमानत पर रिहा भी करवा लेते हैं। बाहर निकलो, तुम लोगों की जमानत हो गई है। गैर कानूनी कामों से अगर मीडिया का ज्यादा प्रेशर आया, अपने ही गैंग के आदमी को बलि का बकरा बना देते हैं और इस तरह इनका धंधा सुकून से दोबारा चलने लगता है। अभी हाल ही की बात है, हमारी ही गैंग का एक आदमी एक नामचीन पार्टी में ड्रग्स सप्लाई करने गया था। भाई कितना माल लेके आया? अभी तो बस 5 ग्राम ही लाया हूँ। इतने कम माल से हमारा कुछ नहीं होने वाला। फटीचर कहीं का पैसे भी जमीन पर फेंक कर गया। ए हीरो, अरे माल तो देकर जा। ओ भाई, अभी तो वो ले गया, दिख नहीं रहा तुझे? तेरे पास किसी और का माल पड़ा होगा, वही दे दे। अब माल खत्म है। दे दो, उसके बदले जो मांगोगे दूंगी। पक्का जो मांगोगा वो दोगी? बाद में मुकर तो नहीं जाओगी? क्या मांगना चाहते हो? तुझसे तो मुझे फिलहाल वैसा एक किस चाहिए। दिमाग तो ठीक है ना? जो चाहिए था मिला ना, अब दे। ये लो, थैंक यू डार्लिंग। ये क्या हरकत थी? चल यार। उस लड़की को इस तरह से किस करना लड़के के लिए मुसीबत बन गई। बोलो एडिसन। हाँ, तुमने किस लड़के को डिलीवरी के लिए भेजा था? ये राजा घर पता कर। हेलो, कहाँ है तू? रूम पर हूँ भाई। वहीं रुकना, जाना मत। भाई रूम पे है वो। गाड़ी घुमा और वहां लेके चल। आज के बाद पार्टीज में डिलीवरी के लिए मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा। मस्त लड़की मिलती है किस करने को। भाई मजा आ गया, होठ से होठ मिलाकर बस चूमे जा रही थी यार।
क्या नसीब है तेरा। पता नहीं मेरा नसीब कब चमकेगा। काम के वक्त अय्याशी करेगा। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे देता हूं ना, तो अपनी ठरक कहीं और बचाओ। इस बात को अच्छे से अपने भेजे में डाल लो, वरना यही अंजाम होगा। अरे काम की जगह पर क्यों मुंह मारते हो? उन्हीं की वजह से हमारा धंधा चलता है। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा धंधा बंद हो सकता है। दफना दो इसे कहीं। उस वक्त गैंग के सभी लोगों ने सोचा कि मुसीबत टल गई, मगर मिनिस्टर की बेटी को किस करने वाली बात मीडिया में लीक हो गई। संस्कारों के बारे में बात करने वाले हमारे संस्कृति मंत्री मणि रत्न की बेटी ने कल रात को एक प्राइवेट पार्टी में ड्रग्स का सेवन करने के बाद एक शख्स को किस कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इस बात से आम जनता में बहुत नाराजगी है। नो कमेंट्स। मामले को रफा दफा करने के लिए बलि का बकरा बना इब्राहिम। इन सब में मेरे पति की क्या गलती थी? उसने कुछ भी नहीं किया था। तो फिर उसे क्यों मारा गया? उसके मरने की वजह कुछ और थी। क्या वजह थी? मैं जानना चाहती हूँ। जब तक इब्राहिम जिंदा रहता तब तक वो उसे हासिल नहीं कर पाता, और वो वजह तुम हो। मैं हूँ? दरअसल रऊफ का दूसरा बेटा हुसैन तुम्हें बहुत पसंद करता है रजिया। इसीलिए इब्राहिम से मिलने के बहाने वो बार बार तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता था। इब्राहिम, इब्राहिम, बोलिए। इब्राहिम नहीं है क्या? वो तो कब का दफ्तर चले गए हैं, पहुंचे नहीं क्या? नहीं, काम के सिलसिले में यहाँ आया था तो मिलने चला आया बस। ठीक है, मैं उसे दफ्तर में ही मिल लूंगा। इस महीने के इनकी जरूरत के सारे सामान आ गए हैं। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे इत्तला कर देना। भाईजान इधर आइए। ये कुछ रुपए रखिए, इन्हें बच्चों की तालीम में खर्च कर दीजिएगा। माफ करना भाई, ये बेईमानी के पैसे हैं। अगर ये ईमानदारी के होते तो नेक काम के लायक होते। ये खुदा को भी मंजूर नहीं होगा। भाईजान मेरी बात समझ गए ना? निकल यहां से। लगता तुझे पसंद आ गई। हाँ भाई, इस बला पे मेरी निगाहें काफी अरसों से टिकी हुई है। ये मुझे किसी भी हालत में चाहिए। बेगैरत, शर्म नहीं आती? वो किसी और की बीवी है। लड़की देखते ही लार टपकाना शुरू। अब गाड़ी निकाल। तुम्हारे ऊपर हुसैन की बुरी नीयत को देखकर जब उसके भाई करीम ने उसे फटकारा तो हुसैन ने अपने आप पर ही गुस्सा दिखाते हुए बोतल फोड़कर अपने हाथ की नस काट ली। पानी पियो बेटा। सुनिए, क्या हालत हो गई है इसकी। अरे क्या अम्मी, इसकी आदतों को बढ़ावा मत दीजिए। ये किसी और की बीवी पर बुरी नजर डाल रहा है। इसको तुम है करीम। हाँ बोलो लाला। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अब क्या हुआ? मिनिस्टर का प्रेशर है और मीडिया भी पीछे पड़ी है। एनकाउंटर के लिए किसी आदमी को तैयार करना पड़ेगा। राजा होता तो उसे ही ठोक देते। समझ नहीं आ रहा कि अब किसकी बलि चढ़ाऊं। दिल में बार बार इसी का नाम आ रहा है। घूर तो ऐसे रहा है। इब्राहिम की, उस इब्राहिम की बलि चढ़वा दो।
चलिए भाईजान, पुलिस को सब सच सच बताते हैं। नहीं, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आप गवाही देंगे ना भाईजान? रजिया, मैं गवाही देता। अगर ये लोग नहीं होते ना तो मैं जरूर गवाही देता। आज का माहौल ऐसा है रजिया कि सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, पुलिस और गैंगस्टर सबके सब मिल गए हैं। उनके खिलाफ खड़े होने का मतलब है खुद को बर्बाद करना। चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे हालात में तुम्हारा साथ दूं तो कैसे? मगर मैं इस मौत का इंतकाम लेकर रहूंगी। इस उम्र में मस्ती करते रहेगा या फिर शादी का वादा भी पूरा करेगा तू? वादा किया है तो पूरा भी करेगा। शादी तो अपन अपने गांव, अपने शहर में ही करेगा। बस थोड़ा और इंतजार। मैं तो कब से उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमारी शादी का सपना पूरा होगा। आवारा कहीं का। कल कितने बजे आएगी? फोन कर देना, हाजिर हो जाऊंगी। ये हुई ना बात। सर, रॉकी भाई, रॉकी भाई। हाँ, आजा आजा, अंदर आजा। मोहम्मद रौफ के यहाँ जो काम करता है वही अब्दुल भाई क्या? हाँ, तशरीफ रख। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या बोली? 3 लोगों का कत्ल करना है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। और आप उनका इसमें क्या फायदा? दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं इसलिए। और तेरा दुश्मन कौन है? रौफ और उसके दोनों बेटे। अच्छा, चल पूरा मसला बता। उसकी वजह से मेरे पति की मौत हुई है। मेरा बच्चा दुनिया में आ नहीं सका।
तेरे साथ जो हुआ उसका बहुत अफसोस है, मगर उनसे बदला लेना तेरे बस का नहीं है। तू जानते नहीं, बहुत जालिम लोग। अरे गलती से इधर आ गई क्या? अरे अब आ ही गई है तो वापस जाने की क्या जरूरत है? क्या खातिरदारी करें? रॉकी भाई आराम फरमा रहे हैं। उन्होंने मुझे मिलने का वक्त दिया था। इस वक्त मिलने के लिए? हाँ। रात में आना। चुप, तू इधर आ। जा। क्या मामला है? जरूरी काम है। कल मैं उन्हें मिलके गई थी। आज मिलने का वक्त उन्होंने ही दिया था। उनसे कहिए ना प्लीज कि रज़िया आई है। बोला। रॉकी भाई, रॉकी भाई, रॉकी भाई, आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है भाई, रज़िया नाम की। बिठाओ उसको। लगता है बहुत जल्दी में शौहर का इंतकाम लेकर ही रहेगी। भाई वो गुजरात वाली पार्टी बाद में। ठीक है। कुछ खाएगी? नहीं, भूख नहीं है। बैठ। भाई ये लो। बिना फायदे का अपन कोई काम नहीं करता। मुझे छोड़ के जो मांगना है मांग लो। सही है। किसी की चाहत की वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा। आप भी वही गलती मत दोहराइए। सुनो सबने, गलती मत दोहराइए। तू गलती दोहराएगा क्या? जलवा दिखा। भाई अब्दुल का फोन आया था। हाँ तो? अपनी गैंग में शामिल करने को बोल रहा है। देखते हैं। एक बात और, अपने घर की बकरी रऊफ के बगीचे में घास खा रही है। नाम बता। खून से खौफ तो नहीं है? नजर हटनी नहीं चाहिए। शाबाश। बाल कटवाना पड़ेगा। एकदम चौकन्ना रहने का। इधर गोली डालने का और फिर ट्रिगर दबाने का। एम एंड शूट। बैलेंस। जोर लगा ये।
तेरा निशाना चूका तो तू निशाना बने। इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। क्या रज़िया को कुछ पता है? नहीं पता। ये देख, इसको ऐसे मारते हैं। अच्छा, चुस्ती दिखा, फुर्ती फुर्ती, पावर। हाँ, वो अपने मंजिल के करीब है। मतलब अब मैं तैयार हूँ? किसके लिए? रऊफ और उसके दोनों बेटों को खत्म करने के लिए। चल चल। हम यहाँ क्यों आए हैं? थियरी खत्म, प्रैक्टिकल चालू। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तेरी तालीम पूरी हो गई, अब तजुर्बा लेने का वक्त है। चल, मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जा। रॉकी, हाँ? यहाँ खतरा है। फिक्र मत कर राजा। क्या मोटे? 3 बड़ा पाव। इसे गोली मार। लेकिन ऐसे गोली चलाना, ये तो बहुत गलत बात है। तो फिर उसकी गोली खाने के लिए तैयार रहे। आ रहा है ना? बंदूक निकाल, निशाना लगा। गोली मार। अगर थोड़ी देर और होती ना तो अपना काम तमाम था। वो पहली बार था ना, इसलिए थोड़ा डर गई थी। पहले अपने डर को गोली मार। यहाँ मौका बार बार नहीं मिलता, सीधे जन्नत ही नसीब होता है। ये काम जितना आसान लगता है उतना है नहीं। ऐसे बदला लेगी दुश्मनों से। मैं पिछले 12 साल से रौफ का विकेट उड़ाने के चक्कर में हूं और तुझे ये काम हलवे की तरह लग रहा है। ये धंधा क्या है तू जानती है? हेरोइन देखने में सफेद चूना पाउडर लगता है, पर इसे सूंघते ही इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है। और जो भी इसका धंधा करता है ना, उसके लाइफ में सिर्फ पैसा ही पैसा। पता है ये सबसे ज्यादा सप्लाई कहां से होता है? अफगानिस्तान से, वहीं से पंजाब, वहीं से राजस्थान, वहीं से गुजरात और आखिर में गोवा, और फिर वहां से सीधे अशोक सेठ के पास चेन्नई में, फिर बोट के रास्ते से अंडमान समुद्र के बीचों बीच, और वहां से थाईलैंड और मलेशिया सप्लाई होता है, और वैसे ही बोट के जरिए श्रीलंका सप्लाई होता है, और फिर कोलंबो से शिप के जरिए सीधा ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग सप्लाई होता है। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 300 रुपए, लेकिन इंडिया पहुंचते ही 3000, और इसकी इंटरनेशनल कीमत 1 ग्राम की 3000 से सीधे 30,000 हो जाती है। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि लाखों करोड़ों की कमाई होती है इस धंधे में। महीने में 500 किलो की सौदेबाजी होती है, मतलब पैसों की बारिश, मुनाफा ही मुनाफा। इतना बड़ा धंधा है ये। इस तस्करी को बढ़ावा देने वाला इस देश का बहुत बड़ा नेता है, और इसी के इशारे पर यह पूरा धंधा चलता है। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद। और आवाम के बीच इसकी शख्सियत बिल्कुल साफ सुथरी है। इस धंधे का पूरा 50% उसके हिस्से में जाता है। इस बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट्स हैं: मैन्युफैक्चरर, मिडलमैन और कैरियर बॉयज। अफगानिस्तान टीम मैन्युफैक्चरर, अशोक सेठ मिडलमैन, मैं और रौफ कैरियर बॉयज हैं। शुरुआत के दिनों में हम लोग भिंडी बाजार में चोरी का माल बेचते थे। तभी एडिसन के जरिए लाला से मुलाकात हुई और हम करियर बॉयज बन गए। फिर आप उनकी जिंदगी में पैसा ही पैसा, इतना पैसा कि उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया। इतना पैसा देख के रौफ की नीयत खराब हो गई।
वो अपन को रास्ते से हटा के सारा पैसा हड़पना चाहता था। उसने मुझे मरवाना चाहा लेकिन अपन बच गया। तू जिसके खिलाफ खड़ा होना चाहती है वो एक ताकतवर इंटरनेशनल नेटवर्क है। इस खेल में अफसरशाही से लेकर सियासत और पुलिस तक हर कोई शरीक है। रौफ को मारने का मतलब इस धंधे को चुनौती देना है। इसीलिए ये काम तेरे लिए इतना आसान नहीं है। अगर तू अब भी तैयार है तो मेरे आदमी तेरी मदद करेंगे और मैं तेरे साथ हूं। आइए मैडम, रॉकी भाई ने भेजा है। ये लेके चल। इस लड़की को यहाँ पे क्यों भेजा? इसका हमें क्या काम? उल्टा गले का फंदा है। पहले से ही रऊफ के आदमी कुत्तों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं। अब इसको भी हमारे साथ रखना हमारे लिए खतरा होगा यार। परेशान मत हो, इंतजार कर बस कुछ दिन। उसे एक बिरयानी बोल दे। जी सर। ए सुन, उस पुलिस वाले को पहचानते? इसका पति का कत्ल किया वो लगता है। अच्छा, ये वही है क्या? भास्कर उधर देख। ये चल चल। सर, जिस इब्राहिम को एनकाउंटर में खत्म किया था ना, ये उसकी बीवी है। जरा गौर से देखो इसे, ये अपने पति का बदला लेने आई है।
बेटा चाय। शुक्रिया अम्मी। भाई किसी ने 2 पुलिस वाले को ठोक दिया है। अपने लड़के पता लगा रहे हैं। पुलिस को ठोकने की हिम्मत की? करीम जरा संभल कर। रॉकी, भास्कर का फोन आया था। अब क्या हुआ? उस लड़की ने बीच सड़क पर 2 पुलिस वालों को टपका दिया। अब पुलिस वाले उसी की तलाश में हैं। फोन नहीं उठा रही है। भास्कर को लगाओ फोन। वहां पूरा शहर खड़ा था। सबके सामने ही ठोक दिया। बाद में आके बची हुई बिरयानी भी खाने लगी। लड़की है या भला? सुन भास्कर, उस लड़की को बोल मुझसे बात करे। रजिया, रजिया, रॉकी भाई कब से कॉल कर रहा है, तो बात क्यों नहीं कर रही? ठीक है, तू जा, मैं बात करती हूँ। हाँ बोलो। ए, दिमाग खराब हो गया तेरा? सबके सामने पुलिस वाले को ठोक दिया तूने। तो क्या करती? उसे देख के मेरा खून खौल गया था। रजिया, होश संभाल के काम कर। तूने बेवजह एक नई मुसीबत मोल ले ली है। अब काम जल्दी निपटाना होगा। रौफ की उम्र हो गई है और उसका छोटा बेटा हुसैन नालायक, इसीलिए तू सबसे पहले उसके बड़े बेटे करीम को खत्म कर। ध्यान रहे कि करीम अकेला नहीं रहता, उसके साथ 6 पंटर हमेशा रहते हैं। अगर उनमें से एक भी बचा तो तेरा बचना नामुमकिन है। सुनो, Cheers. हेलो भाईजान, कल करीम कहाँ मिल सकता है? सात 8 बाइक्स की जरूरत है, कल तैयार रखना। लेकिन कल कैसे होगा? क्यों? वक्त चाहिए तैयारी के लिए। वक्त ही तो नहीं है। अच्छा, देता हूँ भाई मोहन का फोन। हाँ, ये वक्त सही नहीं है। अब हर बात तुझे मैं बताऊं क्या? हाँ?
भाईजान करीम क्या हुआ एडिसन? हाँ? किसने मारा? कब? रॉकी, उस करीम का काम तमाम हो गया है। अरे वो लड़की नहीं, आफत है आफत। रॉकी, मुझे तो लगता था सिर्फ गोली चलाना जानती है, लेकिन ये लड़की तो जान लेने का हर तरीका जानती है। एक तरीका भी नहीं छोड़ा। जिस तरीके से उसने उसे मारा, मैं तो देखकर दहल गया। सच कहता हूँ रॉकी, उससे दुश्मनी कभी नहीं करूंगा। करना भी नहीं चाहिए। फोन रजिया को दे। फौरन देता हूं। रजिया, रॉकी से बात कर। बोलो रॉकी। पहले मकसद की कामयाबी के लिए तुझे मुबारकबाद, पर ये तो बस एक शुरुआत है। अभी मंजिल दूर है, संभल के रहना। हेलो सर। हेलो। पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। बहुत सारे बॉटलों से उस पर वार किया गया है। बॉटल में पेट्रोल के साथ साथ उसमें जंग लगे हुए कीले भी थे। इसके साथ साथ प्लास्टिक के कुछ टुकड़े भी उसके बॉडी से बरामद हुए। उसके शरीर में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब एसिड का भी इस्तेमाल हुआ है। सही तौर पे कहे तो इससे खतरनाक मौत अपने करियर में मैंने ताउम्र कभी नहीं देखी। शरीर पूरा जला हुआ है, चेहरा भी पहचाना नहीं जा रहा है। बहुत बेरहमी से मारा है इसे। अब आप बताइए, आपको क्या चाहिए? अच्छा, रिपोर्ट हमें कब मिल सकती है? रिपोर्ट कल शाम तक मिल जाएगी। पुलिस की कार्रवाई के बाद बॉडी ले जा सकते हैं। कासिम। जी भाई। मेरे बेटे को दफन करने से पहले उसके कातिल को जिंदा दफनाना जरूरी है। थोड़ा सब्र से काम ले रऊफ। कल तो पुलिस वाले और आज करीम। ये जरूर किसी की साजिश है। 30 साल से तुम इस धंधे में हो, ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। एडिसन, मंत्री को इत्तला कर दो। इस मामले को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, हमें पुलिस की जरूरत नहीं। ठीक। जैसा होगा हम देख लेंगे। ठीक है लाला। मेरे बेटे को मारा है, गैंग के 6 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया है, और तो सब्र करने की बात कर रहा है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इसके पीछे किसका हाथ है, और ये पता चलते ही हम अपने हिसाब से अपना बदला लेंगे। इसलिए अभी शांत रहे। पहले वो माल उठवा जो पोर्ट पे आया है, उसे निकालना जरूरी है। बाकी का मुझ पर छोड़ दो, मेरा वादा रहा। ये क्या बक गया? यहाँ भाई की लाश पड़ी है और वो धंधा करने की बात कर रहा है। हेलो। हाँ सर, ये गैंग वॉर जैसा लग रहा है। प्लान करके बदला लिया गया है। मुझे लगता है रऊफ और लाला सबकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी सर। ज्यादा छानबीन नहीं करनी है, ऐसे ऊपर से ऑर्डर्स हैं। अगर गैंग वॉर जैसा लग रहा है तो क्लोजली मॉनिटर करो और मुझे इत्तला करो। एक दूसरे से लड़कर मरने दो। अगर हम कुछ करने आगे जाएंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले हमें बदनाम करेंगे। अच्छी बात है, आपस में ही लड़कर मरने दो, हमारा काम आसान होगा। अब चलो। जी सर।
करेंगे? कब तक अपने बेटे के जाने का माता मनाओगे राव? धंधा रुका पड़ा, हमें बहुत नुकसान हो रहा, ऐसा कब तक चलेगा? अब तो भाई के कातिल को दफनाने के बाद ही काम होगा। ठीक है, मैं समझ गया। घर में मातम का माहौल और इसे धंधे की पड़ी है। बुज़दिल कहीं का। चल जा। कल माल निकालना बहुत जरूरी है। रौफ करीम की मौत से बुरी तरह बिखर चुका है। हुसैन से उम्मीद रखना फिजूल है। रॉकी ने फोन किया था। कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। किसी के मर जाने से कारोबार में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो रॉकी को यह काम दे सकते हैं। रुक, काम कर। हाँ बोल एडिसन। लाला की मर्जी मिल गई है, अब तुम काम शुरू कर सकते हो। काम शुरू करने के पहले मेरी एक शर्त है। रौफ को हटा के मुझे उसकी जगह दो, फिर काम होगा। रुको जरा, उसे रौफ की जगह चाहिए। हाँ, यह शहर तुम्हारा। लाला ने ओके बोल दिया। सही है। अरे क्या हो गया? शादी की तैयारी कर। क्या बात है? मेरी जान। अरे कुछ दिन संभल के रहना होगा। तुम्हें ज्यादा जरूरत है। जानती हूँ। भैया एक चाय पिला दोगे क्या? भगवान भला करेगा। हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी भीख मांग रहा है। चल निकल यहाँ से, सुधर जा, वरना गरम चाय तेरे मुंह पर फेंक दूंगा। चाय ही तो मांग रहा है, कोई खजाना नहीं मांग लिया। चाय देने से क्या हो जाता? अपनी दुकान में रखेगा क्या इसे? भगवान कुछ खा भला लो। करे। हिसाब में जोड़ लेना। हेलो। लाला अपन को रौफ की जगह दे रहा है। करीम को तूने मार के क्या खौफ पैदा किया है। अपन को ड्रग्स की डिलीवरी करनी है। अगर तूने इस काम को अंजाम दिया ना तो पूरा शहर अपन का हो जाएगा और फिर रौफ से अपना पुराना हिसाब किताब चुकता। इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। यही वजह थी कि करीम के साथ साथ उसके आदमियों को भी मरवाया। तुम्हारे लिए मेरे पति की मौत के कोई मायने नहीं है, समझ गई हूँ। तो अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम्हारे ड्रग्स के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं। ए रजिया, तुझे पहले भी कहा था अपन बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करता। तेरा अंदाजा सही है। मैंने अपने फायदे के लिए ही तुझसे करीम को मरवाया। अरे कब से फिराक में था, तू मिली, कामयाबी भी मिल गई। मेरा मकसद उन तीनों को मार के पूरे शहर पर कब्जा करना है। तू जाना चाहती है तो जा, तेरी वजह से मेरा काम नहीं रुकने वाला। तुम लोग रॉकी का साथ क्यों दे रहे हो? ड्रग्स हमारे समाज के लिए एक बीमारी है। तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इस धंधे में पड़ गए? कोई और काम करते? तो तुम ही बता दो, इस दुनिया में कौन सा काम सही है? जब तक ताड़ी पेड़ पर है तब तक सही है, नीचे उतारते ही गलत हो जाती है। मगर उसी ताड़ी से कितनों की रोजी रोटी चलती है। कोई भी गलत धंधा सरकार की सरपरस्ती के बिना नहीं पनपता, एक खामोश मंजूरी होती है। बहुत से मुल्कों में प्रोस्टिट्यूशन को एक जायज़ धंधा माना गया है, मगर हमारे मुल्क में उसे एक नाजायज़ धंधा माना जाता है। हमारे यहाँ कानून इंसान की हैसियत देख के अपना रुख तय करता है। अब तुम ही बताओ, हमारा काम सही हुआ ना? मैं एक खानदानी किसान हूँ, यहाँ इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ।
सिर्फ पानी भर करके भी बेचे तो 20 रुपए में खरीदते हैं लोग। एक किसान दिन भर मेहनत करता है, अनाज उपजाता है, बदले में क्या मिलता है? इससे तो अच्छा यही है। ये बेरोजगार हो गया था, खाने के वांदे हो गए थे, तो इसकी बीवी छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। अब इसका इस दुनिया में और कोई नहीं बचा है, इसलिए सब छोड़ के हमारे साथ आ गया है। अब कम से कम कोई इसे मजबूरी की वजह से नहीं छोड़ेगा। और अब इसकी एक माशूका भी है। जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी कमाता रहा वही मुझे छोड़कर चली गई, तो फिर ऐसी कमाई से क्या फायदा? अब मैं अपने लिए जिंदगी जी रहा हूँ। अब अच्छा हो या बुरा हो उसकी जिम्मेदारी तो अब मेरी ही है ना। अब कम से कम दुखी तो नहीं हो ना। एक औरत ने मेरी बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर दी, लेकिन अब इस जिंदगी से मैं खुश हूँ और इस जिंदगी को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये दुनिया पैसों से चलती है और पैसे कमाने के लिए कोई हद नहीं होती। भले ही इस धंधे में जान का जोखिम होता है, पर इस धंधे से पैसे भी खूब बना सकते हैं। अगर आपकी जेब में पैसे हों तो दुनिया आपके पैरों में झुकेगी। सलाम भाई। ए बबलू, 30 किलो। चलता हूँ भाई। भाईजान, लाला रॉकी के आदमियों से सारा माल निकलवा रहा है, क्या करना है? रॉकी, लड़के लोग माल की डिलीवरी लेके वहां से निकल गए। माल सेफ है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसी बात है। ओके। लाला, बाल ठीक है? गिल ले। रॉकी, माल पहुंच चुका है। रुको जरा, लाला से बात करो।
रॉकी, बोल लाला। आज से ये शहर तेरा हुआ। शुक्रिया शुक्रिया। अब शहर आपका। मुबारक हो। मेरा ख्वाब पूरा। ये लो, तुम्हें भी चाहिए? तुम भी लो। रऊफ, मैंने कहा था तुमसे कि थोड़ा सब्र से काम ले। हम इंतकाम जरूर लेंगे। लाला, मैं मिनिस्टर का पीए बात कर रहा हूँ। उन दोनों पुलिस वालों को इंपोर्टेड गन से मारा गया है, जर्मन मेड P95। चेन्नई के किसी गैंग के पास ये गन मिलना नामुमकिन है। या तो ये किसी टेररिस्ट ने सप्लाई किया होगा या फिर किसी ने मुंबई से आकर इस काम को अंजाम दिया होगा। कमिश्नर के मुताबिक करीम के भी कत्ल में उसी गैंग का हाथ होने की गुंजाइश है। अब तुम चाहो तो अपने किसी मुंबई के कांटेक्ट से इस सिलसिले में और जानकारी निकलवा सकते हो। और ऐसी पुख्ता खबर मिली है कि इन सब के पीछे एक लड़की भी शामिल है। उसका पता लगाओगे, सब पता चल जाएगा। ओके। हाँ लाला, मुझे कैसे याद किया? एक जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। पता करो कि चेन्नई गैंग का कोई शख्स मुंबई गैंग के कांटेक्ट में है क्या। जर्मन P99 टाइप पिस्टल किसी ने खरीदी है क्या? और एक खास बात, इसमें कोई लड़की शामिल है? फौरन पता करके बताओ। हो जाएगा, जल्द ही पता करके बताता हूँ। ओके। ठीक है। वहीं देखा था। कहाँ पर? वो ऊपर वाले अड्डे पे। हाँ लाला, तुम रॉकी को तो जानते ही हो। उसी के साथ एक छोकरी घूमती है। रॉकी ने उसे बॉक्सिंग और शूटिंग की ट्रेनिंग दी है। 2 महीने पहले आई थी, लेकिन अब कुछ दिनों से गायब है। अभी कहाँ है इसकी कोई खबर नहीं। कुछ और पता चला तो फौरन फोन करके बताऊंगा। ओके। रॉकी का प्लान ये था कि तुम्हें कमजोर करके वो मेरे करीब आ जाए और फिर इस पूरे शहर पर कब्जा कर ले। मैंने उसी का इस्तेमाल करके उसी का खात्मा कर दिया। मुझसे चालाकी कर रहा था। ये शहर मेरा ऐसा कह रहा था। हाँ? नहीं। मैं चाहता था प्लान कामयाब होने तक इसकी भनक किसी को भी ना लगे। उस लड़की के सिलसिले में कुछ पता चला क्या?
हमारी बात ध्यान से सुन, ज्यादा परेशान मत कर, वरना तेरी माशूका की इज्जत नहीं बचने वाली है। अगर तूने सच बता दिया तो हम तेरी जान बख्शकर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। रजिया ने करीम को मारा। जोर से बोल। एनकाउंटर में जो मारा गया था वो इब्राहिम था, रऊफ का आदमी। उसकी बीवी रऊफ ने उसका एनकाउंटर करवाया, उसके पूरे परिवार से बदला लेने के लिए घूम रही है और रॉकी ने उसका इस्तेमाल किया। मैं बस इतना ही जानता हूँ, मेरी जान बख्श दो। हेलो लाला, ये किसी रजिया का नाम बोल रहा है, ठीक है? बेटे की मोहब्बत के चक्कर में पूरे गैंग की कुर्बानी देनी पड़ गई तुझे राउफ। इस बर्बादी की वजह तू है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। बड़े बड़े साम्राज्य लड़कियों की वजह से तबाह हुए हैं। तेरे बेटे की मोहब्बत कई लोगों की मौत का सबब बन गई। बेटे को निकालने की बजाय तूने खुद उस कुएं में छलांग लगा दी। हुसैन के बारे में रजिया को कैसे पता चला? ये काम किसी बाहर वाले का नहीं हो सकता, जरूर तेरे साथ काम करने वाले में से किसी एक ने ऐसा किया होगा। अब जल्दी ये मामला निपटाओ और धंधे पे ध्यान दो। चलो निकलो। इब्राहिम की, बस इब्राहिम की बलि चढ़वा दो। डिलीवरी हो गई? हो गई अब्दुल भाई। भाईजान, लड़का काम का है। उन्हें सब कुछ पता चल गया है रजिया। भास्कर के सारे आदमी मारे गए हैं, शायद रॉकी भी जिंदा ना हो। तुम फौरन शहर छोड़कर अंडरग्राउंड हो जाओ। अपना ख्याल रखना बेटी। खुदा हाफिज। आइए। अब्दुल। जी भाई। फोन देना। अरे देना। वो बोलिए भाईजान। हाँ बोलता हूँ बेटी, बोलता हूँ। बैठ जा। तेरा और मेरा साथ कितने सालों का होगा अब्दुल? भाई तकरीबन 30-35 सालों का होगा। इतने साल दूसरों के लिए बुरा रहा, लेकिन तेरे लिए तो अच्छा रहा ना। तेरी तो भलाई सोची है मैंने हमेशा। कुछ कमी रह गई क्या मेरी तरफ से जो तूने ऐसा किया मेरे साथ? मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आई, अब तू ही बता। अगर इब्राहिम के साथ मैंने जो किया वो गलत है, तो फिर तू क्या कर रहा है? अपने धंधे में गद्दारों को जैसी मौत देते हैं वैसे तुझे देने का मन नहीं है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। तरीका तुझे तय करना है। भाई मुझे एक मौका। अब इसका कोई फायदा नहीं अब्दुल। धंधे में उसूल बदले नहीं जाते।
सलाम भाई। अब्दुल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 1 घंटे में मुझे इसकी खबर कर देना। जरूर भाई। सुनिए जी, हमारे अब्दुल भाई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री जी जिंदाबाद। मंत्री जी जिंदाबाद। अरे इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है सर। सर पब्लिक इमेज पे ध्यान दो जरा। जय हिंद सर। हाँ देख लूंगा मैं। सर कल एक रात में ही 9 कत्ल हो चुके हैं। अगर अभी भी गैंग वॉर समझकर छोड़ दिया तो लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। ये सब मोहम्मद रऊफ के इशारे पे हुआ है। करीम के कत्ल का इंतकाम लिया गया है। हमें पुख्ता खबर है कि इसमें लाला भी शामिल है। वी नीड टू टेक सम इमीडिएट एक्शन सर। यह मामला पेचीदा हो रहा है। इस केस में अगर रऊफ को गिरफ्तार करेंगे तो शहर में ड्रग्स सप्लाई पे काबू पा सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम रऊफ को उठा सकते हैं। पहले ये जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, इन सब पे लगाम लगाने का तरीका निकालो। ये तो आपकी पकड़ से बाहर है। सर पूरे शहर में नशा करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं सर। इस वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे नशे के लिए पैसा न मिलने पर माँ बाप पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध में इजाफा हो रहा है। इसलिए हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते सर। कुछ लोगों के खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, उन्हें हम गिरफ्तार कर सकते हैं। प्लीज सुनिए कमिश्नर साहब, रऊफ को गिरफ्तार करने से ड्रग्स का धंधा बंद नहीं होने वाला है। कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने कईयों को गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर भी किए हैं, उन लोगों का माल भी पकड़ा है, फिर भी उनका धंधा चल रहा है ना। कितनी पाबंदियां भी लगाई हैं, लेकिन ड्रग्स का इस्तेमाल कम हुआ है क्या?
इन ड्रग्स वालों के पीछे पड़ने के बजाय बेहतर यही होगा कि तुम अपना पूरा ध्यान उन 2 पुलिस वालों के कत्ल पर लगाओ, समझे ना? एक पुलिस के कातिल को पकड़ नहीं पा रहे हो और चले ड्रग्स का धंधा बंद करवाने। ये है वो लड़की, इसी ने उन 2 पुलिस वालों का कत्ल किया है। करीम को भी इसी ने मारा है। इसे पकड़ के अंदर डालो या एनकाउंटर करो। मुझे 2 दिन में रिजल्ट चाहिए। ठीक है सर। जय हिंद सर। इनके दिमाग में क्या चल रहा है सर? पहले इसे गिरफ्तार करो। लुइस, इसे गौर से देखो और खबर निकालो। सर असल में वो इनडायरेक्टली हमारे ही तो काम कर रही है। ये हमारे लिए। चुप रहो, जितना बोल रहा हूं उतना करो। ऊपर से जो हुक्म आता है उसे मानना ही पड़ता है। उसने हमारे 2 लोगों का कत्ल किया है। वो एक अपराधी और खूनी है। हम उसे पकड़ नहीं पा रहे, इस वजह से पुलिस का मजाक बन रहा है। वो हर कीमत पर चाहिए। की गोली खाने का इरादा है क्या? बंद करो ये सब। कमिश्नर सबूत के साथ रऊफ को गिरफ्तार करने का परमिशन लेने के लिए आया था। हमारा ड्रग्स का धंधा बंद करवाना चाहते हैं ये पुलिस वाले और कमिश्नर। मेरे लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तक ये बात मेरे तक ही है। फिलहाल उस लड़की को बीच में डाल के केस घुमा दिया मैंने। अभी कुछ दिन शांत रहने की जरूरत है जब तक कि ये मामला पूरी तरह निपट न जाए। इन्हीं हाथों से अपने बेटे का जनाजा उठाया है, उसे दफन किया है। अब इन्हीं हाथों से उसके कातिलों को भी दफनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तू उन्हें दफनाएगा तो पुलिस शांति से बैठेगी क्या? अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कमिश्नर तुम दोनों को गिरफ्तार करने का ही मौका ढूंढ रहा है। इसलिए बेहतर होगा संभल कर चलो, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम तो बात समझ रहे हो ना लाला? रऊफ, अभी मामला गर्म है, खामोश रहना ही हमारे लिए बेहतर है। और ये पुलिस की धमकी किसी और को देना। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, यह धंधा आपकी वजह से नहीं चल रहा, बल्कि आप इस धंधे की वजह से चल रहे हो। ये बात समझ जाओगे तो बेहतर होगा। आप लोगों में से फातिमा कौन है? फातिमा उधर है सर। आप फातिमा है? मैं ही हूँ, बोलिए। क्या तुम जया को जानती हो? जया? किस जया की बात कर रहे हैं सर? रजिया, इब्राहिम की बीवी। उससे मिले तो काफी वक्त बीत गया। वो अब काम पर भी नहीं आती। वालों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस केस में मुख्य आरोपी रजिया उर्फ जया फरार है। इसी सिलसिले में रजिया के परिवार वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये जो दिखा रहे हैं, क्या ये सच है? उसके बेटे की बुरी नजर मुझ पर थी और अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने इब्राहिम का एनकाउंटर करवा दिया। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है, इसीलिए। वो मोहब्बत के चक्कर में कुछ महीनों पहले घर छोड़कर चली गई। अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सच सच बताओ सब कुछ। तुम जया से आखिरी बार कब मिली? नहीं मिली सर। कुछ मत छुपाना। शादी के बाद मैं उससे हरगिज़ नहीं मिली सर। हेलो, सुनिए, मैंने आपके फोन पर एक वॉइस मैसेज भेजा है। किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया और कहा कि ये मैं आपको भेज दूं। मेरी आपसे गुजारिश है, ये आप अकेले में सुनिएगा। अरे सुनो तो।
हमें शुरू से ही वो लड़का पसंद नहीं था, मगर जया ने उससे शादी कर दी। मेरी शादी में मेरे परिवार वाले शामिल नहीं हुए। मेरे पति की मौत में भी कोई नहीं आया। मेरे परिवार वालों को मेरी कोई परवाह नहीं है। मेरे बेगुनाह पति को एनकाउंटर में आप लोगों ने मरवा दिया और अब मेरे परिवार वालों को ही गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर सच में मर्द हो तो सही गुनहगारों को पकड़कर सलाखों के पीछे डालो, नहीं तो घर जाते वक्त साड़ी पहन के जाना और हाथों में अपनी बीवी की चूड़ियां पहन लेना। तू भी ना। अब चुप हो जा। वो देख आ रहा है। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? यहाँ कोई मुजरा चल रहा है। छोड़ दीजिए सर, इन्हें क्यों मार रहे हैं आप? सुनो, फरमाइए सर। रजिया के माँ बाप से स्टेटमेंट लेके उन्हें रवाना कर दो, बाद में देखेंगे। जी सर। ओके। लुइस। सर। रऊफ के इलाके में राउंड्स बढ़ा दो। जी। रऊफ के गोडाउन, घर पर करीब से नजर रखो। रजिया हुसैन उस रऊफ पर हमला करने जरूर आएगी, होशियार रहना। ठीक है सर। और रजिया नजर आए तो फौरन मुझे इतला कर। जरूर सर। हुसैन, फिलहाल उस लड़की को भूल जाओ। अब्बा ने बोला है पुलिस देख लेगी। कासिम। हाँ। आदमियों को गोडाउन पे बुला। ठीक है। कासिम, भाईजान की कातिल अब तक हमारे हाथ क्यों नहीं लगी है? मुझे वो किसी भी कीमत पे चाहिए। उसे कहीं से भी ढूंढ निकालो। एक बार हाथ लग गई ना तो गला काट दूंगा। मेरी तो हटो पीछे, रुक जाओ। रजिया के पीछे पड़ने से पहले वो हुसैन मुझे भी परेशान करता था। दुकान पर भी अक्सर आता था। उस वक्त तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन अगर उसकी नजर रजिया पर नहीं पड़ी होती तो आज इब्राहिम की जगह तू मरा होता। मगर मैं रजिया की तरह बदला नहीं लेती। तेरे मरने के बाद वो मुझसे शादी के लिए बोलता तो मैं बिना वक्त गवाए उससे शादी के लिए तैयार हो जाती। तुम लोगों के काम धंधे में जरा भी ईमान धर्म नहीं है। थू। क्या रे, हमारे धंधे के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन तूने हम सबका भरोसा तोड़ दिया। हमारे घर पे ही बुरी नजर डाल दी तूने। आज से इनके इशारों पर चलना बंद। अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वो इसकी मदद नहीं करेगा। चलो चलो यहां से।
सर, हुसैन और उसके आदमी गोडाउन में गए थे। आदमी तो बाहर आ गए मगर हुसैन अब भी अंदर ही है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है सर। मैं फौरन पहुंचता हूँ। तब तक तुम अंदर झांक कर देखो कुछ और नजर आ रहा है क्या। जी बिल्कुल। बोलो। सर, एक लाश पड़ी है। रुको, मैं पहुंचा। सर, कहाँ है लाश? इस तरफ से। इसी से मारा होगा। रजिया, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। खुदा सब कुछ देख रहा है। जब उसका फैसला आता है तो जुल्म भी चीख उठता है। अब तुम रुक जाओ बेटी, बहुत हो गया। सरेंडर कर दो, अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरी माँ पार्वती रोज रोज मंदिर जाती थी और अक्सर व्रत रखती थी। मैं भी बहुत पूजा पाठ किया करती थी। निकाह के बाद नमाज भी अदा करती थी। ना मेरी मदद अल्लाह ने की और ना ही मेरे भगवान ने। गुनहगारों को सजा देने के लिए हर बार ऊपर वाला नहीं आएगा। कभी कभी इंसानों को भी वो जरिया लेता है।
हाल ही में शहर में जितने भी कत्ल हुए हैं वो रजिया ने किए हैं। कल रात को रऊफ और उसके दूसरे बेटे का भी कत्ल कर दिया उसने। हेलो भाईजान, हुसैन को क्या हुआ? जहन्नुम नसीब हुआ। जिस चीज की उसे चाहत थी उसी चाहत को मैंने खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क के माफिया लाला और उसके राइट हैंड एडिसन को भी गोली मार दी उस रजिया ने। सर, ये देखिए। लाला, रऊफ के गोडाउन पर हुसैन का कत्ल हो गया है और यहाँ पर काफी तादाद में ड्रग्स पड़ा हुआ है। अभी तक फॉरेंसिक को इत्तला नहीं किया है। आप अगर आ जाएं तो इस मामले को कैसे रफा दफा करना है ये तय कर लिया जाएगा। हेलो सर, कैसे हैं? हाँ ठीक है सर। कमिश्नर। हाँ बोलो। सर, आपने जैसे कहा था, लाला, एडिसन और रऊफ तीनों का काम तमाम कर दिया गया है और मीडिया को भी डाइवर्ट कर दिया गया है सर। रऊफ के गोडाउन में ही ये सब हुआ था। गोडाउन को चारों तरफ से डीसीपी राम सिंह ने घेर लिया। उस पर रजिया ने फायरिंग शुरू कर दी। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे? मैं और इब्राहिम जिस घर में रहते थे, आखिरी बार वो घर देखना चाहती हूँ। अरे ये क्या तरीका हुआ रजिया? आओ इधर आओ। अरे आ भी जाओ। चलो।
लुइस, सर, ये पहले ही काफी दर्द सह चुकी है, इसे बिना दर्द के खत्म कर दो। जी सर। मुझे तो बस एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए, बस। बड़े बड़े शहंशाहों को टक्कर देने वाली दिल्ली सल्तनत की निडर सुल्ताना। मेरी जिंदगी में तो शायद सिर्फ इम्तिहान ही लिखे थे। मोहब्बत तो हुई मगर मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए जिंदगी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ ख्वाब नहीं, इंसान भी बिखर जाता है। उसके साथ ही हमने करोड़ों के हेरोइन को भी बरामद किया। वहां से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बिना पर हम तलाशी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन को कामयाबी दिलाने वाले डीसी राम सिंह और उनकी टीम को हम बधाइयां देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब दीजिए सर। तुम्हें ये जिम्मेदारी रजिया की गुजारिश पर मिली है, उसी की तरह तुम्हें भी डिपार्टमेंट का नाम रोशन करना है। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर।